Okay. Hello. Okay, so good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, beta. Good afternoon, Bhagyashree. Good afternoon, beta. Good afternoon. Okay. तो बच्चों, कल की क्लास में अपन लोगों ने बात किया था। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके चले गए थे इकोनॉमिक्स के बारे में। एंड हम लोगों ने हमारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, मैंने आपको बताया ना हमारे इस पेपर में कितना क्वेश्चंस आएगा। सर 35 क्वेश्चंस आएगा, है ना। एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपका 1 मार्क का रहेगा, कुछ क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स का रहेगा। अच्छा, तो सर कितना क्वेश्चंस 1 मार्क का रहेगा, कितना क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा, तो बेटा बात ऐसी है। तुमको 35 मार्क्स का है ना, नहीं सॉरी, कितने, 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स में तुमको 35 क्वेश्चंस हैं। तो तुम्हारा 17 18, तो कितना, 20 20 10, 20 और ये तुम्हारा 10। इट इज कितना कितना था, 15 एंड 20 आई गेस। यस, 15 क्वेश्चंस तुमको 2 मार्क्स के आएंगे एंड 20 क्वेश्चंस तुमको 1 मार्क का आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा 35 फॉर 50 मार्क्स। यस, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यस यस यस, इकोनॉमिक्स का हमने बात किया था, तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड कि इकोनॉमिक्स हमको क्यों पढ़ना रहता है वो हमने बात किया था। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो छोटा मोटा बात हमको करना था इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट्स, माइक्रो माइक्रो, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल के सेशन में। तो अभी फिलहाल उसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको हमको डिस्कस करना पड़े। ठीक है, तो चलो एक बार को हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मिला के हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा बनेगा। तो सबसे पहले, अच्छा इसका मैं तुमको पहले बता दूं, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो तुम लोग लिखते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नोट्स तुमको इसका मैं अलग से दूंगा। ठीक है, तुमको इसका नोट्स अलग से मिलेगा इकोनॉमिक्स से, तुमको वही रेफर करना है। इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स मैं तुम लोग को बता, तुमको ऐसा मॉड्यूल रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मॉड्यूल तो क्या, कैसे क्या कहें अपन उसको, रेफरेंस मटेरियल तुमको अलग से रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी चलो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, 3 4 अलग अलग टॉपिक इसमें आ रहे हैं हमारे पास। एक है डिमांड, एक है सप्लाई और एक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसमें डिमांड के साथ में। ठीक है, बेसिकली आप इसको डिमांड कहो, थ्योरी ऑफ डिमांड कहो, कुछ भी कहो, जो तुम्हारा मन करे ना वो कहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। एंड एक और चीज क्या सर, दैट इज रैशनल बिहाइंड चेंज इन डिमांड कर्व। एंड देन आएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम सिर्फ डिमांड वाले पोर्शन में कवर करेंगे, सिर्फ डिमांड वाले पोर्शन में। ओके, मैं चैप्टर का तो मैंने बात ही नहीं कर रहा, अब चैप्टर का मैं बात करना भी नहीं चाहता अभी फिलहाल को। ठीक है, तो हाँ, चेंज इन डिमांड कर्व नेक्स्ट जो है आपका। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने पड़ेंगे सर, जब हम ये
डिमांड, सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी चैप्टर की बात ही नहीं कर रहा, जब से हम डिमांड वाले टॉपिक का बात करते हैं तो ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है समझना, हमको एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करना, हमको डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो लिखवाता हूँ या मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। तुमको कॉन्सेप्ट्स याद है, तुम लोग वैसे ही अपने आप क्या कर लोगे, अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तुमको इसमें कुछ भी चीज ऐसा ऐसा बाय हार्ट लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम हमारा फोकस डेफिनेशंस वगैरह पे कम होगा, हम कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये रहता है, इसके होने से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ऐसा हमारा कुछ अप्रोच रहेगा इसको पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिमांड। व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड? तो इन जनरल मैं अगर बात करूं, डिमांड क्या होता है सर, ठीक है। तो डिमांड refers to गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून बेटा, आज लेट हो गया अब थोड़ा। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट combinations of quantities which can be demanded at different possible prices. Different possible prices. So this is the meaning of demand. What is demand? Sir, is it refers to different combinations of quantities, okay, which can be demanded at different possible prices. मतलब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिया मैंने क्वांटिटी, क्यू एक्स इज क्वांटिटी, एक्स मीन्स वो कमोडिटी का नाम है एक्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, एंड दिस इज प्राइस, पी एक्स, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो कैसा है, कोई कंज्यूमर है जो किसी कमोडिटी का, कोई भी यूनिट है, कोई भी कमोडिटी है उसका 10 यूनिट्स परचेज करने को रेडी है एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट अकॉर्डिंग प्राइस है ना, ₹5 फॉर 1 यूनिट, 10 है तो फॉर दैट ही हैज टू पे ₹50। देन एक सेकेंड, क्या हुआ? ओके। देन वही कस्टमर का यदि हम बात करते हैं तो वो जो है बंदा, ही इज विलिंग टू पे, या ही इज रेडी टू पे 10 यूनिट पर रुपी, सॉरी, ₹10 per unit, and at that price he is ready to buy only 6 यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है ना यार, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो मैं कम यूनिट्स बाय करना चाहूँगा। एंड एट अ प्राइस ऑफ 20 वो सिर्फ उसका 2 यूनिट्स लेना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दीज आर द कॉम्बिनेशंस, ओके। कि कंज्यूमर विल बाय 10 यूनिट्स एट ₹5, ₹10 पे 5 रुपये पे 10 यूनिट्स लेगा। ₹10 अगर प्राइस है तो 6 यूनिट्स लेगा, ₹20 अगर प्राइस है तो 2 ही यूनिट लेके बेचारा शांत बैठ जाएगा। तो व्हाट आर दीज, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना। किसका कॉम्बिनेशन है? ऑफ क्वांटिटीज विच कैन बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, कि कितने अलग अलग प्राइस पे मैं किसी कमोडिटी का कितना अलग अलग यूनिट्स बाय कर सकता हूँ, डिमांड कर सकता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने ना, इतने सारे कॉम्बिनेशंस, इन सबको कलेक्टिवली अगर एक नाम देना हो, इनको कलेक्टिवली यदि एक नाम देना है तो उसको अपन क्या नाम देंगे? डिमांड। दिस इज माई डिमांड, कि मैं ₹5 पे 10 यूनिट्स लेने को रेडी हूँ, ₹10 पे 6 यूनिट्स लेने को रेडी हूँ,
20 रुपए पे 2 यूनिट्स लेने को रेडी हूँ। ओके, तो वो ये क्या है, ये सर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। किसका कॉम्बिनेशन है सर? डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। So these are different different combinations of quantity which can be demanded at different possible prices. एंड इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डिमांड। कि कितना अलग अलग यूनिट्स कंज्यूमर बाय कर सकता है, कितना अलग अलग प्राइजेस पे, इसी को हम बोलते हैं डिमांड। ओके, यस सर। अभी इधर एक बात समझने का है, क्या बात समझने का है? कि सर यहाँ मैं बात करूंगा डिमांड के एलिमेंट्स का। कि सर आपने कहा कि इतना अलग अलग प्राइस पे हम इतना अलग अलग क्वांटिटीज परचेस करने को रेडी हैं। 5 रुपए पे इतना क्वांटिटी खरीदेंगे, 10 रुपए पे इतना और इतना इतना। तो आखिर हम लोग का डिमांड कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा होगा? मतलब हम लोग डिमांड कैसे कर पा रहे होंगे? व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड, है ना? हम किसी कमोडिटी का डिमांड कब कर पाएंगे? ठीक है, वो डिमांड करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए पहले। तो हम उस कमोडिटी का डिमांड कब कर पाएंगे? तो देखो, डिमांड के एलिमेंट्स का जब हम बात करते हैं, तो जब 3 कंडीशंस फुलफिल होता है, कितना कंडीशंस? 3 कंडीशंस फुलफिल होता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ, इस कमोडिटी का डिमांड है। जैसे पहला चीज आता है बच्चों, डिजायर। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए मन में। क्या करने का? वो कमोडिटी को परचेस करने का। इफ आपके मन में डिजायर है, देन ओनली आप उसको परचेस करने के बारे में सोचोगे, है ना? उसको खरीदने के लिए जाओगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है डिमांड का? डिजायर। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, इस चीज को खरीदने की मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो सब है, बाकी तो फिर तो कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज, अरे मन में इच्छा तो बहुत है, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो क्या हम डिमांड कर पाएंगे? ना जी ना सर, बिल्कुल भी नहीं। डिमांड तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे सर, कैसी बातें करते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो कैसा है? देखो दूसरा चीज आता है, बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए, यानी जेब में पैसा होना चाहिए। सिर्फ मन में इच्छा रखने से आपका उस कमोडिटी का डिमांड फुलफिल नहीं होगा। आपके मन में इच्छा के साथ साथ जेब में पैसा होना भी चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। देन ओनली आप क्या कर पाओगे? उस कमोडिटी का डिमांड कर पाओगे। एंड सिर्फ जेब में पैसा होने से भी डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। तीसरा चीज क्या चाहिए रहेगा डिमांड पूरा करने के लिए? तीसरा चीज चाहिए रहता है विलिंगनेस। किस चीज का विलिंगनेस? विलिंगनेस टू स्पेंड। जेब में पैसा है, पर जब तक खर्च नहीं करोगे तब तक डिमांड पूरा नहीं होगा। तो तीसरा चीज क्या होना चाहिए? मन में नियत होना चाहिए, यू आर विलिंग इनफ। क्या चीज के लिए सर? वो पैसा खर्च करने के लिए। देन ओनली हम ऐसा कहते हैं, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगा, देन ओनली हम ऐसा कह पाएंगे कि हाँ, इस कमोडिटी का क्या है? डिमांड है, इस कमोडिटी का मार्केट में डिमांड है। ओके, क्या क्या चीज है? पहला चीज डिजायर होना चाहिए, मन में इच्छा होना चाहिए। इच्छा होने से डिमांड नहीं होता। दूसरा चीज क्या? सफिशिएंट परचेजिंग पावर, पैसा होना चाहिए। पैसा होने के साथ साथ पैसा खर्च करने की नियत भी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीनों चीजें आपकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब हम जाके कहते हैं कि यस यस यस, दिस कमोडिटी हैज अ डिमांड। एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड? डिमांड मींस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कि आप कितना अलग अलग क्वांटिटीज परचेस कर सकते हो, कितना अलग अलग प्राइजेस पे। क्लियर है बात अभी? ओके। इतना समझ में आया सभी को? हाँ भाई, भाग्यश्री, मानसी, एक बार बताइएगा आप लोग मुझे, अम, ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को बेटा भी? हम्म, चलो ठीक। तो ये तो बात हो गई डिमांड के बारे में। अब देखो, एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। भाई डिमांड का तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमको। एक कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, डन। एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ चलती है जिसके ऊपर विशेष स्पेशल
अटेंशन देना जरूरी, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? तो देखिएगा, इट रेफर्स टू अ specific quantity which is being demanded at a specific price. Now what is quantity demanded? बड़ा ही अजीब सा हमने कुछ लिखा है। बोले क्या लिखा है सर? It refers to a specific quantity which is being demanded at a specific price. एक specific price पे आप किसी कमोडिटी का जितना स्पेसिफिक यूनिट्स परचेस कर रहे हो, परचेस करने को रेडी हो, डिमांड कर रहे हो, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। सर नहीं आया ऐसे समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखे थे आपने, व्हाट आर दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो बेटा ये इतने अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन का बात करूं कि मैं 2 यूनिट्स खरीदने को रेडी हूं एट अ प्राइस ऑफ 20, है ना, कि 2 यूनिट्स परचेस करने को रेडी हूं एट अ प्राइस ऑफ 20, या मैं 6 यूनिट्स लेने को रेडी हूं एट अ प्राइस ऑफ 10। तो ये जो इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन है ना, कि आई विल बाय 6 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 10, इसको अपन क्या बोलेंगे? इस इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का बात नहीं चल रहा कि कितना अलग अलग क्वांटिटी परचेस कर सकते हो, कितना अलग अलग प्राइस पे, उससे मतलब ही नहीं। अरे स्पेसिफिक क्वांटिटी कितना लोगे? एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो ये स्पेसिफिक जो एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे को 2 यूनिट्स चाहिए एट अ प्राइस ऑफ 20, तो ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ओके, तो एक इकलौता एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इज क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ग्रुप ऑफ दोस कॉम्बिनेशन इज डिमांड। ओके, ग्रुप ऑफ दोस कॉम्बिनेशन इज डिमांड। ये चीज समझे तुम लोग? आई होप समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे ये चीज। ठीक है, तो हमने लिखा भी है कि क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच इज डिमांडेड एट स्पेसिफिक प्राइस। देन एलिमेंट्स का हमने बात करा कि एलिमेंट्स में हमने जगह किस चीज को दिया है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, एंड व्हाट एल्स? यस, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। डन डन, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ओके, डिमांड भी क्लियर है, एंड व्हाट हमारा ये मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ क्वांटिटी डिमांड, दोनों चीजें क्लियर है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि क्वांटिटी डिमांडेड का जो ग्रुप है, क्वांटिटी डिमांड का जो ग्रुप है उसको हम कलेक्टिवली डिमांड बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? स्पेसिफिक क्वांटिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो ऐसे करके जितने भी अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएंगे, तो उन सबको कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो? डिमांड बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। अब इधर एक चीज समझना, ये जो डिमांड है, या मैं यूं कहूं, इसको क्या हुआ पेन को हमारे? स्टार्ट हो गया क्या? ओके, ये तो गए हो, चलो कोई बात नहीं। हम्म, ये जो डिमांड है और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, तुमको क्या लगता है इनमें कभी कभी कोई चेंज आना पॉसिबल है? क्या ये कभी चेंज हो सकते हैं? आज मैं, मेरा पैसे कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 20 रुपीज़ में 2 ही यूनिट्स बाय कर रहा हूँ। कल को मान लो मेरा पैसा ज़्यादा आ जाए, मेरा इनकम डबल ट्रिपल हो जाए, तो तुमको नहीं लगता क्या कि मैं वहाँ पे मे बी शायद इंस्टेड ऑफ 2 यूनिट्स मैं 5 to 4 यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा, इफ मेरा इनकम बढ़ेगा तो? बिल्कुल सर, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है। तो यानी कि ये डिमांड और ये जो क्वांटिटी डिमांड है ना, इनमें चेंज आ सकता है। तो सवाल ये आता है कि सर इनमें चेंज किसकी वजह से आएगा? ये चेंज क्यों आएगा, कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल होगा ये चेंज सर? तो बेटा देखो, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये मतलब समझो, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये वो बोलते हैं ना, वन मैन वन वुमेन, जो भी बोलते हैं, मतलब ये
ये उसकी तरह है, ये हाँ सीता और राम की तरह है, ठीक है। विच मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है ना वो केवल एक ही के साथ है, विच इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। विच मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में कभी कोई चेंज आना होगा ना तो वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू दी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, अदरवाइज हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। बट ये जो डिमांड है ये कृष्ण जी की तरह है, यू नो, इनका मतलब ऐसा है कि डिमांड में जो चेंज है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज आ सकता है, इनका रिलेशन बहुत सारों के साथ है, समझ रहे हो, एक दो के साथ नहीं चलता इनका काम। अभी वो ठीक है, तो डिमांड का जो बेटा रिलेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में है, ठीक है, मैनी फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स इतने सारे हैं कि मैं एक साथ यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो हम पता है हम क्या करते हैं, हम उनको एक नाम दे देते हैं कॉमन के अंदर। अभी तुम लोगों ने सुना होगा, देखो राम जी का जो जोड़ी था वो सीता जी के साथ था और किसी के साथ नहीं था। कृष्ण जी का तुमने सुना होगा कि कृष्ण जी की बहुत सारी वो थी गोपियां, पता नहीं हजारों में थी। अब सबके नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, गोपियां बोलते हैं, कॉमन नेम से डिराइव डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो डिमांड है ना इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं उनको एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है बच्चों, वो नाम है फैक्टर्स अदर। अदर लिखना था, अदर्स लिख दिया, बताओ, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, शॉर्ट में बोलूं तो FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा बाकी के फैक्टर्स, प्राइस के अलावा बाकी के फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो भी आ जाएंगे, यानी जिनमें भी इतना टेंडेंसी कि जो डिमांड में चेंज ला सके वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल नाम आप बोल सकते हो क्या, फैक्टर अदर देन प्राइस। हाँ एग्जाम में जब भी तुमको जाना पड़ेगा तब तुमको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो भी अभी अपन जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ फैक्टर अदर देन प्राइस, क्योंकि बार बार मैं पूरा पूरा नहीं बोलूंगा कि ये इतने सारे होते हैं, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, फैक्टर अदर देन प्राइस। अच्छा तो क्या समझ में आया कि क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ है, और डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, FOTP के साथ, ओके। यप, इतना हमको समझ में आया। तो चलो इसी बात पे मैं थोड़ा आगे डिस्कशन को लेके चलता हूँ। तो बेटा सवाल ये आता है कि सर क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ में क्या रिलेशन है, और डिमांड का बाकियों के साथ क्या रिलेशन है वो तो बताओ। रिलेशन मतलब इन द सेंस क्या, वेदर दे आर गुड फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स और व्हाट। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप का बात करते हैं तो रिलेशन या तो दो तरह का होता है, या तो होगा डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन मतलब पॉजिटिव, या होगा इनवर्स रिलेशन, इनवर्स बोले तो नेगेटिव। पॉजिटिव समझते हो, मैं बढ़ा तुम बढ़े, मतलब मैं इंक्रीज हुआ तो तुम भी इंक्रीज हुए, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। मैं डिक्रीज हुआ तुम भी डिक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। इनवर्स में कैसा होता, तुम इंक्रीज हुए मैं डिक्रीज हो गया, उल्टा हो रहा है, या मैं डिक्रीज हुआ तो तुम इंक्रीज हो गए, तो वो कहलाता है इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आखिर प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में क्या रिलेशन है, और जो FOTP है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, उनका डिमांड के संग में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो तो उसके लिए हमको एक चीज का यहाँ पे जरूरत पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं डिमांड फंक्शन। उसके लिए हमको यहाँ पे एक चीज का जरूरत पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। सवाल आता है सर व्हाट इज डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास है आंसर। डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली इसको मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। इट इज एन इक्वेशन which shows functional relationship between
not price, between demand and factors affecting demand. तो डिमांड फंक्शन क्या है बच्चों? बेसिकली सर इट इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर कभी, छोटी छोटी क्लासेस में। 16108 थी कृष्ण जी की। अच्छा, 16,108 गोपियां थी कृष्ण जी की, तुमने बेटा ये भी बता दिया। क्या गजब का क्या वो नॉलेज है बेटा तुम्हारा भाग्यश्री, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही मतलब बेहतरीन था यार ये, मजा आ गया। 16,108, अब 16,108 के नाम याद रखना इट इज नॉट पॉसिबल। मैं 10-15, मैं तो 3-4 बच्चों के नाम याद नहीं रख पाता, मैं उनके नाम इंटरचेंज कर देता हूँ। बताओ, तुम्हारा नाम विधि है, ठीक है। अब ये तो इसलिए अपन उनको बोलते हैं गोपियां, तो सिमिलरली यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? FOTP। नाउ डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन सर? बेसिकली इट इज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा ना बचपन के अंदर। क्या करता है इक्वेशन? इट एक्स की वैल्यू फाइंड करने का काम आता है, क्योंकि हमको एक्स कभी मिलती नहीं ना, इसलिए। सर मेरे फेवरेट गॉड हैं, सो यू नो। ओ हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बेटा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है इक्वेशन। इक्वेशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, या वेरिएबल्स के बीच में, कि इफ एक्स का वैल्यू इतना रहा तो वाई का वैल्यू इतना आएगा, इफ वाई का वैल्यू इतना रहा तो एक्स का वैल्यू इतना आएगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो इक्वेशन का काम होता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, डिमांड फंक्शन क्या है? इक्वेशन। जो क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में? बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो सभी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइस एंड ऑल। तो किस फैक्टर का डिमांड के संग में क्या रिलेशन है, वो हमको कौन बताता है? डिमांड फंक्शन बताता है, ठीक है। सर डिमांड फंक्शन का इक्वेशन होता है कैसा, दिखता है कैसा, वो बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा। डिमांड फंक्शन का इक्वेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये इक्वेशन आपको ऐसा कुछ दिखता है। बस इन्हीं को हम लेंगे यहाँ पे। नो, इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। लाइक व्हाट इज पीएक्स? तो पीएक्स का मतलब होता है बच्चों प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हाट इज पीआर? पीआर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट इज वाई? वाई बोले तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम क्यों? क्योंकि डिमांड तो कंज्यूमर को करनी है, प्रोड्यूसर को नहीं। देन आता है आपका टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देन आता है आपका ई एक्स, कंज्यूमर्स expectations. And you know what? Expectations do hurt. Then आता है YD, distribution of income. Then आता है N, number of consumers. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी कि ये वो फैक्टर्स है जो किसको अफेक्ट करते हैं? डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? किसको अफेक्ट करते हैं बेटा? डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसमें प्राइस वाला तो हमने बात किया था ना। हाँ, प्राइस के अलावा ये बाकी सारे फैक्टर्स देख रहे हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से लेके एन तक, ये वही फैक्टर्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं? FOTP। लिखो एक मिनट इसको।
हाँ जी लिखा। ओके, तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को तंग करते हैं, डिमांड को छेड़ते हैं। अभी इन सब में केवल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसका रिलेशन किसके साथ में है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ में है ना। और बाकी एफओटीपी इनका रिलेशन किसके साथ में, डिमांड के साथ में। भूल गए तुम लोग, अभी लिखवाया ना मैंने, देखो लिखा है ना, कहाँ गया ये रहा, यहीं तो लिखा हुआ है, कैसी बातें करते हो, कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं किसका रिलेशन कैसा कैसा है, मतलब प्राइस का रिलेशन कैसा है ना। अब एक एक के रिलेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, आई होप इनको बुरा ना लगे। देखिए, सबसे पहले प्राइस पीएक्स के साथ में स्टार्ट करूंगा मैं। तो हमको तो मेन मेन याद रखना है रिलेशन क्या है। हमको एग्जाम में सीधे पूछेगा कि इफ प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमको पता होना चाहिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इफ प्राइस इंक्रीजेस, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑन डिमांड। तो वहां पे आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो नो इम्पैक्ट, क्योंकि डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के साथ में। तो हमको ये चीज दिमाग में बैठानी है अब अच्छे से। ओके, अब ये चीज आप अच्छे से याद कर लो, क्या चीज, भाई प्राइस आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में ही चेंज आएगा, अल्लाह उसके अलावा डिमांड डिमांड से कोई मतलब नहीं। और एफओटीपी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी इतने सारे जो लिखे हमने, इनमें चेंज आएगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट डिमांड, डिमांड। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल समझे, अच्छे से समझे। चलिए, तो सबसे पहले पीएक्स का बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं, इनवर्स रिलेशन बिटवीन px यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड व्हाट, क्यूडी, क्यूडी समझ रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड, एग्जैक्टली। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, विच मीन्स इफ प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा बच्चों, एंड इफ प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। बात ही खत्म, इससे ज्यादा हमको कुछ बात ही नहीं करनी है। ओके, तो ये रिलेशन है प्राइस का क्वांटिटी की डिमांड के साथ में। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इफ कभी प्राइस इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन सर, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सा रिलेशन था। ठीक है, नेक्स्ट कौन है बेटा, नेक्स्ट है सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए मुझे पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम इसके प्राइस की बात करते हैं ना। हमको नहीं पता अभी तक कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, नहीं पता ना। नो, नो सर बिल्कुल भी नहीं पता, हम तो मासूम से बच्चे हैं, हमको कहाँ कुछ पता। तो देखो, रिलेटेड गुड्स, किसी को पता है क्या रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, कोई आइडिया, एनी आइडिया, इफ थोड़ा सा भी आइडिया हो, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में कोई रखता हो तो बता सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है, बड़ा बात नहीं रहेगा इफ बता पाओगे तो। नो, नो इश्यूज, जरूरी थोड़ा ना हमको सब पता ही हो, सही बात है। भाग्यश्री तुमको कुछ आइडिया है, मैं मतलब तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, किसी को कुछ पता हो तो आंसर कर पाओ। चलो ठीक है, नहीं अभी किसी को कोई आइडिया, ओके नो इश्यूज एट ऑल। देखो, रिलेटेड गुड्स, वो तुमने वो कहावत सुना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुना है तुमने, क्या होता है इसका मतलब। हाँ, उसकी शादी नहीं फिर भी वो खुश हो रहा है ना, हाँ, मतलब शादी किसी और का हो रहा है, खुश ही हो रहा है, तो क्यों, ये मान लो, ऐसे ही हो सकता है शादी किसी और की हो रही, दुखी दुखी कोई और हो रहा है, क्योंकि क्या पता है किसी तरीके से आपस में रिलेटेड हो, कुछ रिलेशन है,
बेसिकली। तो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स these are those goods where change in price of one commodity can change the demand of other commodity। डिमांड लिखा है, देखना ध्यान से करना, डिमांड लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा है बच्चों। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए कि मैंने क्या लिखा है, मैंने डिमांड लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इट इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस, एफओटीपी में आता है ये। ओके, तो रीजन है इसका भी अपना। ओके, तो हाँ, प्राइस ऑफ गुड्स एफओटीपी का पार्ट है ना, देखो क्या, किसका प्राइस? रिलेटेड गुड्स का। पीएक्स में तो एक ही था ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी ना, इट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसलिए ना। तो व्हाट इज रिलेटेड गुड्स बच्चों? जब सर किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो और उसकी वजह से दूसरे का क्वांटिटी डिमांड नहीं, दूसरे का डिमांड बदल रहा है। अरे प्राइस चेंज मेरा हो रहा है, डिमांड चेंज दूसरे का हो रहा है, समझ? प्राइस मेरा चेंज हो रहा है, डिमांड दूसरे का चेंज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिलेटेड गुड्स। कुछ ना कुछ तो रिश्ता है इनके बीच में, तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। समझ रहे हो? शादी शर्मा जी की लड़की की हो रही है, रो वर्मा जी का लड़का रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अदरवाइज तो कोई ऐसा रोता नहीं, है ना? इतने तो उसके मम्मी पापा नहीं रो रहे जितना तो वो लड़का रो रहा है। तो वही बात है कि प्राइस किसी और का चेंज हुआ, डिमांड किसी और का चेंज हुआ, दीज आर रिलेटेड गुड्स। अब तुमको पता है रिलेटेड गुड्स है ना, दो तरह के होते हैं बच्चों, ठीक है? दीज रिलेटेड गुड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा सर? एक सेकेंड। तो रिलेटेड गुड्स बच्चों कितने तरह का होता है सर? दे आर बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब पहले इनको समझना पड़ेगा, तब अपन आगे ही बात कर पाएंगे। हमको सब्स्टिट्यूट गुड्स ही पता नहीं होगा, हमको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही नहीं पता होगा, तो हम क्या, कुछ ही नहीं कर पाएंगे फिर तो हम। तो आगे बढ़ने के लिए हमको इनका मतलब पता होना चाहिए। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, आइडिया? यस। हाँ, तुमसे एक मिनट बात करना था मुझे, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी, चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? हाँ, ओके, क्या होते हैं बताओ। रिप्लेसमेंट, कंधा, क्या छोड़ के? गोल्ड, गोल्ड, ठंडी छोड़ के है? क्या बोल रही है यार? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठंड ये हंसने की बात नहीं थी। तो देखो बेसिकली, मतलब सब्स्टिट्यूट समझ लो, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय, कोक की जगह पेप्सी, पेप्सी की जगह कोक, लिम्का, है ना? बहुत ही घटिया एग्जांपल है, पर यही सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं बच्चों। बेसिकली दीज आर दोज गुड्स which can substitute the use of each other, है ना? These are those goods which can be used in place of each other, जो एक दूसरे की जगह यूज में आ जाएं। कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो सब्स्टिट्यूट फील्डर को बुलाया जाता है कि भाई ये नहीं है तो तू आ जा, ठीक है? तो दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर? तो बेसिकली विच कॉम्प्लीमेंट्स द यूज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के यूज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक पार्ले जी एंड चाय। हाँ, फ्री में मिलने वाले नहीं, वो यहाँ पे वो वाले कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं हो रही, फ्री में मिलने वाले है ना। देन कार एंड पेट्रोल, देन पापड़ और विस्की, ठीक है? अच्छा, चना भी होता है क्या? कोई बात नहीं बेटा। मोबाइल और इंटरनेट, मतलब इनका एक दूसरे के बिना काम अधूरा है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, शिव पार्वती जैसे पूरा करते हैं ना, विच कॉम्प्लीमेंट द यूज ऑफ ईच अदर। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो आप जिनको आप रिप्लेस कर सको, एक दूसरे की जगह पे यूज में ले सको। तो ये दो तरह के हमारे क्या होते हैं बच्चों, रिलेटेड गुड्स होते हैं। तो बात क्या चल रही थी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किस तरीके से अफेक्ट करेगा हमारी डिमांड को। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अलग तरीके से अफेक्ट करेगा। तो सब्सिडी गुड्स का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा डिमांड को, क्या करेगा, बात कर लेते हैं उसका, देख लेते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में, जान पहचान लेते हैं। तो जब मैं सब्सिडी गुड्स की बात करे रे रे हाँ, जब मैं सब्सिडी गुड्स की बात करता हूँ बच्चों, तो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, बिटवीन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड एंड द डिमांड ऑफ अदर, ठीक। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करूं, तो देर इज एन इनवर्स रिलेशन between price of one complementary good and demand of other। डिमांड लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि इसका भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है तो आप वो समझिएगा, क्योंकि डिमांड अलग चीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज होता है, इसलिए हम इनको अलग अलग ही लिख रहे हैं। कंप्लीट हो गया? क्लास किस चीज
यस यस यस, प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड ऑफ अदर। इतना ऐसे देख, ऐसा मेरा बुरा राइटिंग भी नहीं जो तुझे ऐसा पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, लेट इट बी। डन विद इट, यस। तो चलो बात करें यहाँ पे, समझते हैं इसको थोड़ा। एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ पहले। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करूँ, तो सब्स्टिट्यूट में अपन ले लेते हैं कोक एंड पेप्सी, दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, क्योंकि पेप्सी की जगह कोक और कोक की है पेप्सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, डेट आप ध्यान रखिएगा कौन सा डेट है, ग्रुप में देख लेना एक बार। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। सो कोक एंड पेप्सी आर द बेस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज कोक की जगह पेप्सी, पेप्सी की जगह कोक, बिल्कुल चलेगा, दोनों का कलर भी सेम है, ऑलमोस्ट दोनों का टेस्ट भी सेम होता है, गेस। अभी समझो, इफ, कोई बात नहीं बेटा, कोक का प्राइस बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, क्या लगता है तुमको, कोक का प्राइस, कोक महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग कोक की जगह पेप्सी को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि पेप्सी सस्ता होगा उसके कंपैरिजन में। तो पेप्सी का डिमांड बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। एंड इफ कोक का प्राइस गिर गया, कोक का प्राइस डिक्रीज हो गया, कोक सस्ती हो गई, तो क्या करेंगे लोग, पेप्सी छोड़ के कोक के पास आ जाएंगे, यानी पेप्सी का डिमांड वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीज भी साथ साथ हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज भी साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए हमने कहा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बोलो बच्चों क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं इसकी हम। पेप्सी कोक तो हो गया, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर आ जाए। यप। कॉम्प्लीमेंट्री में अपन लेंगे किसको, कार और पेट्रोल को ले लूं। ओके, कार एंड पेट्रोल, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी समझो, इफ कार का प्राइस बढ़ गया तो क्या लगता है, पेट्रोल का डिमांड कम होगा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी कार महंगी हो गई है, लोग कार ही नहीं खरीदते, तो पेट्रोल का क्या करेंगे फिर। एंड समझो, कार का प्राइस डिक्रीज हो गया तो कार का डिमांड बढ़ेगा, कार का डिमांड बढ़ा तो क्या लगता है, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अनदर, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अनदर। आई बात समझ में। बताओ, क्या है समझ में चीज सबको। तो ये है आपका रिलेशनशिप, अपन समझ सकते हैं कि रिलेशन इन केस ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस को मत कर देना, क्या, सब्स्टिट्यूट है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड ऑफ अनदर, एंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो वहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, ये भी हमने सिर्फ इसका देखा। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करें, पी एक्स का बात करें, वहाँ पे क्या था, इनवर्स रिलेशन था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन में हम इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने सिर्फ अभी दो फैक्टर्स का बात करा है, अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स बाकी हैं, लाइक इनकम, टेस्ट, कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये वाला सेशन इसको बनाए कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। बाकी के फैक्टर्स अपन कल पढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो मैं आज के सेशन को यहीं पेंड करता हूँ। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा, मानसी, भाग्यश्री, आई होप तुम लोग को सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। किसी में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्लियर है डिमांड का मीनिंग,
क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग, एंड देन एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, देन हमने ये बात किया फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, एंड दो ही फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया है, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।